नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम 2025-26 की जो बजट है उससे रिलेटेड हम इस पूरे वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और फिर अंत में हम बजट की जो मुख्य विशेषता हैं वो भी हम उतना ज़रूर देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें ताकि आपको बजट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो वैसे तो आप देखिएगा तो बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण जो कि उन्होंने लोकसभा में सुनाया और उससे रिलेटेड जो ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ की आपको ये भारत सरकार के वेबसाइट पे भी आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बजट की कॉपी। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग, ये आपको लगभग 16 पेज का जो है जो कि आपको मुख्य विशेषता जो मेन बिंदु है वो सारे बिंदु आपको इस पूरे पीडीएफ में दिखेगा। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये सारा वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को कवर किया जाए और उसी के माध्यम से आपको बताया जाए और फिर अंत में जो लगेगा डाटा मुझे सीधे बताना चाहिए वो मैं आपको सीधे इस वीडियो में रखूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको तो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, निम्नलिखित में से बजट 2025 के हिसाब से कौन सा विकास का इंजन नहीं है। 2025 में यहाँ पे कौन सा विकास का इंजन नहीं है, 4 विकास के इंजन बताए गए थे, उनमें से कौन सा विकास का इंजन नहीं है। यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका रोजगार। यहाँ पे रोजगार जो है वो विकास का सही इंजन नहीं है। तो आखिर वो कौन से चौथे आखिर यहाँ पे विकास का इंजन है वो यहाँ पे मैं अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये अगला क्वेश्चन भी देखिए, बजट 2025 के हिसाब से विकसित भारत बनाने की कितनी आकांक्षा है। तो विकसित भारत बनाने की यहाँ पे आपकी टोटल जो आकांक्षा है वो कुल 5 रखी गई हैं, यानी कि इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो विकास का इंजन कौन सा 4 हैं, तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 जो हैं विकास यात्रा जो कि विकास के इंजन है। ये आपको सवाल पूछा जा सकता है, कृषि, एमएसएमई और निवेश और निर्यात। और यहाँ पे विकसित भारत बनाने की कितनी आकांक्षा है, तो टोटल 5। तो ये 5 आकांक्षा कौन से हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। विकास में तेजी लाना, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है उसको उसमें तेजी लाना है। समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, समावेशी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में का विकास जो है वो सुनिश्चित करना है। अगला है भारत के बदलते मध्य वर्ग के व्यय करने की क्षमता बढ़ाना, यानी कि जो मिडिल क्लास है उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। वो आखिर क्षमता बढ़ेगा कैसे, जब टैक्स कम लगेगा। अगला है निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनके इन्वेस्ट में उनमें जो इन्वेस्ट किया जाता है उनमें नया जान डालना। परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना, यानी परिवार का जो एक कॉन्फिडेंस होता है उसमें उल्लास भरना। इस विकसित भारत की आकांक्षा के ये 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 में कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने उपाय किए गए हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो ये भी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा जो कि है 5। ठीक है, 5 यहाँ पे कुल उपाय किए गए हैं। अगला यहाँ पे है, दलहन में आत्मनिर्भर होने के लिए 6 वर्षीय मिशन के तहत कौन सी दाल की किस्म को नहीं रखा गया है। ठीक है, 6 वर्षीय मिशन के तहत कौन सी दाल की किस्म को नहीं रखा गया, ये सारा चीज हम आपको जब हम लास्ट में पीडीएफ आपको फिर से दिखाएंगे तो उसमें भी आपको ये सारा चीज मेंशन होगा। हालांकि मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे आपको बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम 2 से 3 सवाल आपको वहां पे रहेंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है अभी से। और ये जब तक अगला बजट नहीं आ जाता तब तक आपको हर एग्जाम में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दलहन में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत को, आपको पता होगा कि दाल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है, दाल का प्रोडक्शन भी करता है यहाँ पे और लेकिन प्रोडक्शन करने के बावजूद भी दाल के यहाँ पे अच्छी खासी उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ दाल को अगर आप देखिएगा तो बाहर से मंगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है जो हमें बाहर से चीजों को मंगाना पड़ता है और फिर अपने लोगों को खिलाना पड़ता है। तो यहाँ का जो ये जो 6 वर्षीय मिशन के तहत दाल की किस्म को रखा गया आत्मनिर्भर होने के लिए, वो यहाँ पे ये 3 दाल है, उड़द है, ये तूर है, उड़द है, मसूर है। तो कौन सा नहीं है, तो मूंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये जो राइट आंसर है मूंग, जो कि मूंग को नहीं रखा गया, बस 3 ही के दाल को रखा गया जिसमें तूर, उड़द और मसूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ये जो पिछला जो प्रश्न था उसमें 5 जो उपाय किए गए हैं, वो जो 5 उपाय आखिर कौन-कौन से हैं? जैसा कि आप यहाँ पे पहला देख सकते हो, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, यानी कि उच्च पैदावार के बीजों को मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कृषि का ये जो खेतों के क्षेत्र में जो हरित क्रांति आए थे उसमें भी बीज का ही उच्च पैदावार पैदा करने के लिए मतलब उच्च पैदावार हो उसके लिए बीजों का ये उसमें क्वालिटी में इम्प्रूव किया गया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। यहाँ पे दूसरा जो है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण उपलब्ध करना। तो यहाँ पे आप टोटल 7.7 करोड़ किसान मछुआरों और डेयरी किसानों को यानी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण दिया जाएगा। 5 लाख रुपए इसमें ऋण में वृद्धि की गई है, ठीक है, यानी कि 5 लाख और इसमें वृद्धि कर दी गई है। तीसरा जो यहाँ पे है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम, यानी कि यहाँ पे एक नई योजना आई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम जिसमें कि पूरे भारत में 100 जिलों को चुना जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है, ठीक है, यानी कि 100 जिलों को चुना जाएगा पूरे भारत में। अगला जो यहाँ पे है ये है कपास उत्पादकता मिशन। इसमें है 5 वर्षीय मिशन से कपास की उत्पादकता में वृद्धि के लिए पर्याप्त जो है उसमें कोशिश की जाएगी ताकि कपास का कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला जो है बिहार में मखाना बोर्ड का यहाँ पे स्थापना करना। आपको पता होना चाहिए बिहार मखाना जो है वो एक बहुत ही आप देखिएगा तो वो एक जीआई प्रोडक्ट है बिहार का, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा होता है। लोग इसको खीर में मिला के या फिर जनरली लोग अगर दाल मोट वगैरह खाते हैं तो मिक्सचर वगैरह में भी इसको मिला के खाते हैं। तो इसके लिए एक मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जाएगा ताकि इसकी उत्पादकता में और वृद्धि की जाए और इसको और दूर तक एक्सपोर्ट किया जा सके जिससे कि बिहार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको उसमें बूस्ट हो, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम सघन के अंतर्गत किन क्षेत्रों में फोकस प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी? श्रम सघन के क्षेत्र में किस क्षेत्र में फोकस प्रोडक्ट? तो ये जो हमारा यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा ये फुटवेयर एवं लेदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फुटवेयर एवं लेदर। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना ये आपका किया जाएगा बिहार में। तो पूरे बजट में एक राज्य रहा जो कि बिहार, जिसकी चर्चा बार बार हुई। इसको लोग इस तरह से भी कयास लगा रहे हैं कि अभी 2025 का जो ये साल है इसमें बिहार में ये विधानसभा चुनाव होने, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है जो बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिया जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में उन्हें फायदा हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस योजना के अंतर्गत अगले 5 सालों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। 5 सालों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 लेबोरेटरी खोला जाएगा। तो ये यहाँ पे होगा अटल टिकरिंग योजना के तहत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा अटल टिकरिंग, ठीक है। चलिए स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? यानी कि जो भी स्कूल और उच्चतर शिक्षा है उनमें भारतीय भाषाओं की सारे बुक को डिजिटल फॉर्म में चेंज किया जाएगा। ऐसे तो अभी हालांकि आप देख सकते हो कि लगभग सीबीएसई के टोटल बुक आपको डिजिटली मिल जाएंगे सीबीएसई के वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ पे भारतीय भाषाओं की डिजिटल रूप किस योजना के, यानी जितनी भी बुक्स हैं सबको आपको भारतीय भाषाओं को ई बुक बनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें स्टेट बोर्ड का भी जितना भी बुक्स है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सारा चीज किया जाएगा यहाँ पे भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत इसे किया जाएगा भारतीय भाषा पुस्तक। यहाँ पे डिजिटल रूप की अगर दिया जा रहा है तो आप कहीं भी ऑप्शन में अगर ई बुक ई पुस्तक है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण के लिए कुल कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण के लिए तो ये टोटल किए जाएंगे 5, यानी कि आपने ये देख रहे हो, ये आप बार बार देख रहे हो जो अगर टोटल कितने क्या स्थापित किया जाएगा तो उसमें ज्यादातर 5 हैं, बस वहां पे विकास के इंजन में 4 थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे सवाल है जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जल जीवन मिशन जैसा कि आपको पता होगा कि ये जल जीवन मिशन जो है पहले ये बिहार स्टेट में शुरू हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने इसे पहले अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया और जब इस योजना का लाभ जब बड़े स्तर पे देखने को मिला तो केंद्र सरकार ने भी फैसला किया कि इस तरह का मिशन हम पूरे सेंट्रल स्तर पर चलाएंगे। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने भी जल जीवन मिशन को पूरे भारत में चलाया, जो कि इनका लक्ष्य है कि इसे 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, यहाँ नीति के तहत
कितने लाख रुपए की राशि शहरों को पुनर्निवास एवं जल एवं स्वच्छता के लिए खर्च किए जाएंगे? तो ये जो है 1 लाख करोड़, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा तो 1 लाख करोड़। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्न में से किस ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ काम किया जाएगा? तो यहाँ पे अभी भारत पहली बार ऐसा है कि भारत जान रहा है कि उनका कोयले का जो उत्पादन, जो कि भारत से सरकार जो मंगा रही है बाहर से, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितनी भी बिजली बन रही है वो सारा का सारा कोयला भारत का नहीं है। भारत का कोयला उतना, यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो भारत कोयला आप देखेगा ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, बाकी आपके आसियान कंट्री से भी मंगाए जाते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन चीज़ों पे निर्भरता कैसे कम हो, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा जो पैसे का जो एक, अगर आप देखिएगा बल्क अमाउंट में उधर पैसे खर्च किए जाते हैं और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कमी लाने के लिए हमारी जो पूरी एनर्जी का जो मिशन है, एक तो हम सोलर एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ भारत कोशिश कर रहा है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में भी शिफ्ट हो, ताकि उसमें आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर में कम यूरेनियम से एक बहुत बड़ी मात्रा में बिजली को बना लिया जाता है, जिस वजह से भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि निजी क्षेत्र में इसके साथ काम किया जाए। तो पहली बार बजट में और पहली बार भारत सरकार का इस ओर फोकस भी जा रहा है कि निजी क्षेत्र में हमें काम करके ये जो ऊर्जा के क्षेत्र में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके और कोयला पर निर्भरता हमारी कम हो। तो इसका राइट आंसर न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 10 वर्षों में उड़ान योजना में आपको पता होगा कि छोटे-छोटे एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, जो कि ताकि कनेक्टिविटी जो है भारत में अच्छी हो सके। उस योजना के तहत अगले 10 वर्ष में कितने गंतव्य को जोड़ा जाएगा, यानी कि कितने गंतव्य को जोड़ा जाएगा? तो ये जो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य में बिहार की जरूरतों को देखते हुए किस नदी को ईआरएम नहर योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ईआरएम नहर योजना के परियोजना के तहत, तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी नहर की बात आएगी, परियोजना की बात आएगी, तो आप बिहार में, आप अगर नहीं भी अगर आप समझ रहे हो तो आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोसी है। कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे आपको ईआरएम नहर परियोजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए, तो आपने देख रहा होगा, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि बिहार मखाना बोर्ड और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और उसके बाद यहाँ पे ईआरएम नहर परियोजना। तो ये आपको बता रहा होगा कि बार बार बिहार का जिक्र इस बार बजट में हुआ है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें जो निजी क्षेत्र, इस क्वेश्चन पे हम फिर से आएंगे। हाँ, निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान विकास और नवाचार के पहल में कितने करोड़ राशि का आवंटन किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने करोड़ राशि का आवंटन किया गया है, तो ये टोटल राशि है 20,000 करोड़। ठीक है, अब ये बहुत ही कम है भारत में। अगर देखेगा R&D में, इसी पर यही वजह है कि भारत में नई नई चीज़ों का इनोवेशन बहुत कम हो पाता है। अगर आप चाइना में देखोगे तो ये हमसे लगभग आप देखोगे तो यहाँ से लगभग ये 100 गुना हमसे आगे हैं। ठीक है, लगभग 50, लगभग हमारे ये 100 गुना आप देखिएगा तो ये हमसे आगे चल रहे हैं, जिस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20,000 करोड़ जो कि बहुत कम है। ठीक है, जिस वजह से जो कि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है कि नई नई चीज़ों का इनोवेशन करना। जैसे कि आप देख रहे हो कि चैट जीपीटी पहले अमेरिका ने बनाया, फिर उसी के कंपटीशन में ये चाइना ने अभी डीप सी बनाया। तो इस टाइप का जो आप देखते हो कि नए नए इनोवेशन होते हैं, ये भारत में नहीं हो रहे, लेकिन अगल बगल हमारे जो खास करके चाइना जो है वो इन चीज़ों का इनोवेशन कर रहा है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे हम कम खर्च कर रहे हैं। अभी 20,000 करोड़ ये राशि कम है। ठीक है, किस योजना के तहत 1 करोड़ में अधिक पांडुलिपि को डिजिटल संरक्षण किया जाएगा? यहाँ पे होगा किस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक, हाँ 1 करोड़ से अधिक होगा, यहाँ में नहीं है, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि को डिजिटल संरक्षण किया जाएगा। ये होगा ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ज्ञान भारतम मिशन के तहत 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपि, जो कि हमारे पांडुलिपि आप देख रहे हैं कि पुराने टाइम में जो लोगों ने, ऋषि मुनियों ने जो पांडुलिपियों को लिखा था, उसको डिजिटल संरक्षण दिया जाएगा, यानी डिजिटली उनको रखा जाएगा। ये किस मिशन के तहत होगा? ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, भारतम है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार एवं विकास के लिए
बीमा क्षेत्र की एफडीआई सीमा 75% से बढ़ा के कितनी की गई है? तो ये जो 75%, ये काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे जो इस बार इस तरह का कुछ बदलाव होगा। तो उन्होंने तो भारत सरकार ने ये बीमा की एफडीआई की सीमा, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 75% से बढ़ा के इसे 100% कर दिया, यानी कि 100% कर दिया। तो ये यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो भी सवाल मुझे लग रहा था कि बन रहा है वो, और बहुत ही आसानी से उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब मैं इस पीडीएफ में बहुत जो भी जरूरी चीज़ है वो मैं आपको क्विक रिवीजन दूंगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम में इसे आप रिवीजन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अगर बटोर सकते हो, अगर ये बजट से सवाल आते हैं तो। चलिए, यहाँ पे हमने पूरे बजट को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रख रखा है, क्योंकि होता क्या है, जो हिंदी में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आखिर ये क्या है, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में समझ लेंगे आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम जूम करें बजट की विशेषताओं में, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे विकास का इंजन, जो कि हमने आपको बताया शुरू में ही कि ये 4 हैं टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने आपको बताया जो विकसित भारत की आकांक्षा, यहाँ पे हमने इन चीज़ों को भी आपके सामने जिक्र कर दिया। यहाँ पे कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए ये 5 जो हैं। उसके बाद दलहन में निर्भरता के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि तूर, उड़द और मसूर, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक को भी विकसित किया जाएगा। जो भारतीय डाक तो ऑलरेडी विकसित है, बट उसमें तेजी लाने के लिए, उसमें डिजिटल सुविधा तेज हो, उसके लिए आपको डीबीटी, कैश आउट और ये सब ईएमआई पिकअप, ये सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, और सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट सेवाएं दी जाएंगी, यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको क्रेडिट सुविधाएं भी दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय, इसमें क्या किया जाएगा, एमएसएमई के सहायता में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, यानी मीडियम एंड स्मॉल जो बिजनेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसमें आप देख सकते हो कि छोटे जो उद्यमी हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे। इसकी सीमा कितनी होगी, 5 लाख रुपए तक की, ठीक है। और पहले साल में 10 लाख कार्ड ऐसे जारी किया जाएगा। और पहली बार इंटरप्रेन्योर जो है, छोटे बड़ी जो उद्यमी है, यानी कि इंटरप्रेन्योर है, उनके लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की गई। ये पहली बार है जो कोई इंटरप्रेन्योर के लिए योजना शुरू की गई, जिसमें जो है, इसमें भी अगर आप इसको इंग्लिश में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज मुझे मिसिंग लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स, 5 लाख उद्यमियों को, ठीक है, इस योजना के तहत रखा जाएगा, जिसमें कि अगले 5 वर्षों में उनको 2 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे, ठीक है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को 2 करोड़ तक लोन दिए जाएंगे। कहने का बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप जो मेन पॉइंट होगा वो मैं आपको बताऊं। श्रम सघन क्षेत्रों में उपाय, श्रम सघन क्षेत्रों में उपाय क्या किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो फुटवेयर लेदर के क्षेत्र में, मैंने आपको पहले ही बताया जो क्या यहाँ पे किया जा रहा है। ये फुटवेयर लेदर के क्षेत्रों में फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाया जाएगा। इसमें इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ टर्नओवर, और ये सब उतना जरूरी नहीं है, 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। खिलौने के क्षेत्र में आपको पता होगा कि चाइना से खिलौना आता है, तो इसमें भी मेक इन इंडिया को बूस्ट मिले, इसके लिए इकोसिस्टम पे जोर दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे है जो आपका निवेश। यहाँ पे अगर आप इसको इंग्लिश वाले में देखो तो माइक्रो इंटरप्राइजेज और स्मॉल इंटरप्राइजेज का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमईज। माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है अभी जो है यहाँ पे करोड़ में, 1 करोड़ तक को बोला जाता था कि वो माइक्रो इंटरप्राइजेज में है, बट इसे रिवाइज करके 2.5 कर दिया गया। वैसे स्मॉल में अभी अब तक जो क्या था, 10 करोड़ जो इनका था, 10 करोड़ तक का था, वो यहाँ पे स्मॉल इंटरप्राइजेज में आते थे, बट अब ये 25 करोड़ तक जिनका इन्वेस्टमेंट है वो अब आएंगे। मीडियम इंटरप्राइजेज में देखेंगे तो पहले ये 50 था और अब ये 125 हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एमएसएमई का यहाँ पे डेफिनेशन है। टर्नओवर में भी देखेंगे तो पहले 5 था, अब इसके सीधा डबल कर दिया गया। पहले यहाँ पे 50 था तो अब स्मॉल को 100 कर दिया, यानी सीधा डबल कर दिया। मीडियम इंटरप्राइजेज का 250 था तो अब इसको रिवाइज करके 500 कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि गरीबों एवं
गरीब युवाओं, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित जो विकास के उपाय हैं, अगर आप इसको देखो तो लोगों में अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए, यानी कि कहना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन के लिए क्या-क्या किए जा रहे हैं। तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 उसको शुरू किया जा रहा है। आईआईटी में सक्षमता का विस्तार किया जाएगा, यानी आईटी में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुधार हो, आईटी में नए ब्रांच जोड़े जाए, उसके लिए उसकी क्षमता का विस्तार किया जाएगा। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये वही चीज़ है जो कि हमने आपको कहा था कि सारे स्कूली पुस्तकों को डिजिटल रूप दिया जाएगा। 5 उत्कृष्टता केंद्र जो था वो यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे अटल टिकरिंग योजना, जो कि हमने आपको एमसीक्यू में कराया। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र पर कुल व्यय जो होगा वो 500 करोड़ का होगा। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी माध्यमिक स्कूल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये पहले से भी चल रहा है। चिकित्सा स्तर का विस्तार होगा, यानी अगले 5 वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीट बढ़ाई जाएंगी। ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिक ऋण, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और सक्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों पर कल्याण ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। आप यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि गरीब युवा, अन्नदाता एवं नारी पर केंद्रित विकास के जो उपाय हैं, जिसमें कि लोग, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, यानी कहने का यहाँ पे अब से है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें हमने आपको 2-3 क्वेश्चन में ही रखा था, बाकी हम यहाँ पे इसे क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। अब संरचना के लिए राज्यों को सहायता, यानी कि राज्यों के डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का उनको लोन दिया जाएगा 50 साल के लिए ब्याज मुक्त। ठीक है। 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ का राज्यों को लोन दिया जाएगा। अगला है जल जीवन मिशन, जो कि 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये सुधार के लिए राज्यों को जीएसटीपी 0.5% की उधारी दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो तो यह है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30, यानी कि तो इसमें है जो नई परियोजना में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापसी लाने का शुभारंभ होगा। शहरी चुनौती निधि के तहत हमने आपको बताया कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया जाएगा, ये यहाँ पे हमने एमसीक्यू में आपको बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हो सामुद्रिक विकास निधि, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। इसके अंतर्गत क्या होगा कि सरकार 49% अपना योगदान देगी, यानी कि इस पे समुद्र का सही से विकास हो, हमारा इकोसिस्टम खराब नहीं हो, उसके लिए 25,000 करोड़ का यहाँ पे वित्त पोषण दीर्घकालिक ये जो है करोड़ का संग्रह किया जाएगा, जिसमें कि यानी कि सरकार इन्वेस्ट करेगी, जिसमें कि 49% सरकार अपना जरूर, मतलब कहे तो यहाँ पे 49% सरकार अपना लगाएगी, बाकी 51% निजी क्षेत्र के लोग लगाएंगे। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, यानी कि ये हमने आपको पूरा न्यूक्लियर एनर्जी वाला बता दिया था। उड़ान योजना के तहत 120, ये भी हमने आपको बता दिया। भविष्य में बिहार की जरूरतें, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पश्चिमी कोसी नहर, जो कि स्थापित किया जाएगा ईआरएमएस परियोजना के तहत। यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये है स्वामी फंड 2, ये स्वामी फंड 2 में मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाई को निर्माण का कार्य तेजी से पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन पे इस बार काफी यहाँ पे ध्यान दिया गया है, जिसमें कि 50 नए पर्यटक, अगर आप देखो राज्यों के साथ साझेदारी से शीर्ष 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा, जो कि आप 50 जो है नए टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे, जिससे कि अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर नया टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा तो वहाँ पे क्या क्या इंप्रूव हो सकता है, जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट्स, इंट्रोड्यूसिंग ये स्ट्रीमलाइंड ई वीजा फैसिलिटी वगैरह आपको दी जाए, यहाँ पे दी जाएगी। होम स्टे की मुद्रा ऋण दी जाएगी, जो लोग घर में अपना जो किराया वगैरह लगाते हैं उनके लिए। हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम कराया जाएगा। पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा को सुगमता और संपर्क को अच्छा किया जाएगा। ठीक है, ताकि इससे, क्योंकि 50 पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और उधर की इकोनॉमी अच्छी निश्चित रूप से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे गरीब युवा, अन्नदाता एवं नारी केंद्रित विकास में लोगों के अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, यानी कहने का मतलब इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। इसमें आप देखिएगा पीएम अनुसंधान, यहाँ पे इसको बोला जाएगा पीएम रिसर्च फेलोशिप टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईटीज। तो यहाँ पे लगभग 10,000 जो हैं प्रोवाइड, 10,000 जो फेलोशिप हैं वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखें तो रिसर्च डेवलपमेंट में हमने आपको पहले ही बताया था लगभग 20,000 करोड़। जीन बैंक जो है यहाँ पे फसल जन्म प्लाज के लिए, जीन बैंक के लिए 10 लाख
जर्मप्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक की यहाँ पे खोला जाएगा। बाकी ज्ञान भारतम मिशन हमने आपको बताया था 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि को ईडी मतलब डिजिटल किया जाएगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन के तहत जो जितने भी भू संरचना है अवसंरचना है इन सब का डाटा विकसित किया जाएगा, जिससे कि पीएम गति शक्ति के तहत जितने भी शहरी विकास या फिर ग्रामीण विकास के जितने भी काम है उसमें आधुनिकीकरण आए, उसमें तेजी आए। ठीक है, यहाँ पे निर्वात संवर्धन कहने का मतलब है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आप एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा, जो कि है क्षेत्रीय। आप देख सकते हो कि क्रॉस बॉर्डर जो यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग की सहायता सुविधा, विदेशी बाजारों में गैर ट्रैफिक की समस्या जो है ये सामना जो हमको करना पड़ता है, इससे निजात मिले, निर्यात ऋण और आसान पहुँच हो, इसके लिए क्रॉस ये जो है आप यहाँ पे देखोगे एक्सपोर्ट प्रमोटिंग मिशन के तहत ये सारा किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट के तहत जितने भी भारत ट्रेड नेट के तहत जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे डिजिटलाइज किए जाएंगे ताकि तेजी से सारा काम हो। आप यहाँ पे देखोगे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे रहेगी ताकि जो सामान जो है वो शीघ्र खराब ना हो, इससे बचने के लिए एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी और भंडार गृह की भी मतलब सुविधा रहेंगी। यहाँ पे ईंधन के रूप में सुधार, इसमें अगर आप देखोगे वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास, इसमें है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह सदस्यों के लिए ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क पे ध्यान दिया गया है। आगे यहाँ पे देखो तो NABFID के तहत पार्शियल क्रेडिट इन्हांस्ड फैसिलिटी जो कि दिया जाएगा, स्थापित की जाएगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक ये है जो बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश सीमा 75 से 100% कर दिया गया, ये हमने आपको बता दिया। कर में काफ़ी सारा सुधार किया जाएगा जो कि यहाँ पे प्रस्ताव है, जो कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास को फायदा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाय करें, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे चीज़ों को कम बाय किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो जन विकास विधेयक 2.0 के तहत विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों पर गैर आपराधिक घोषित करना, यानी जन विश्वास विधेयक 2.1 वो है कि भारत में 100 से अधिक कानून ऐसे हैं जिसमें कि जेल का प्रावधान हटाया जाएगा, यानी कि उसमें बस फाइन देके ही आपको वहां से छूट जाना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, यानी कि अगर आप देखो तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, यहाँ है रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम्स टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कहने का मतलब औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ का संरचना को तर्क संगत बनाना। इसमें 7 टैरिफ को दर को हटाया गया है और एक से अधिक सेस जो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो हर सामान पे हर चीज पे अलग अलग सेस लेता है, जिसको बोला गया है कि अब एक ही सेस किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत ये सब चीज़ें जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। जीवन रक्षक दवाओं में यहाँ पे क्या किया गया, 36 जीवन रक्षक दवाओं औषधियों पे छूट दी गई है। 6 दवाएं ऐसे हैं जिसपे 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची में रखा गया है। 37 दवाओं और 13 नए रोग सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे है सबसे जो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, जो कि आपको पता होना चाहिए। लगभग 12,75,000 तक के इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 12,75,000 से आप प्लस होते हैं तो आपको इस टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे 0 से 4 लाख तक यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो 12 लाख से यानी कि 13.25 लाख से ऊपर के होंगे उन पे ये टैक्स लगेगा। उनका जो 4 से 8 लाख के बीच में टैक्स होगा वो 5%, 8 से 12 के बीच में होगा वो 10%, 12 से 16 के बीच में 15%, 16 से 20 लाख के बीच में 20%, 20 से 24 लाख के बीच में यहाँ पे 25%, और जो 24 लाख से ऊपर होंगे उन पे 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कठिनाई को दूर करने के लिए TDS और TCS युक्तिकरण वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर की जो कटौती है वो 50,000 से दुगना करके 1 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50,000 से 1 लाख। ठीक है, आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम बस उसको, अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये आपको यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में काफ़ी सारे आते हैं। चलिए, रुपीज कम्स फ्रॉम, पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि भारत सरकार का जो 1 रुपया भी जो आता है उसमें जो वो 1 रुपया आप अगर देखो जो कि 22% जो है वो इनकम टैक्स से आता है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, यानी कि हम जो विदेशों से उधार लेते हैं वो उससे 24% आता है, यानी कि हम उधार बहुत ज़्यादा लेते हैं।
ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है उससे पैसा जो आता है वो 5% आता है। जीएसटी से हमें 18% आता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स से, कॉर्पोरेशन टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, निगम कर, ठीक है, इसे 17% आता है। कस्टम से हमें 4%, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से 1%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%। इतना जो है यहाँ पे गैर कर प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से 1% और 9%। इस तरह का ये आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आपको जनरली पूछता क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से 24%, जीएसटी से 18%, इनकम टैक्स से 22 और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17। ये 4-5 ही परसेंटेज आपसे जब तक पूछा जाता है। अब ये है रुपया जाता कहाँ है। तो हम अगर उधार लेते हैं तो उधार को तो हम चुकाएंगे भी, ठीक है, उधार हम अगर ले रहे हैं तो उधार को चुकाएंगे भी। जैसे कि आप देख सकते हो उधार हम 24% ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे पैसे को चुकाएंगे भी। तो चुकाने में आप देखिए क्या करते हैं हम पैसों का, तो यहाँ पे देखेंगे तो शेयर ऑफ हम स्टेट को जो देते हैं वो 22% पैसा सबसे ज्यादा हम स्टेट को ही देते हैं ताकि स्टेट अपना विकास करे। उसके बाद 2 नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि उधर हम 24% ले रहे थे वो हम टोटल पैसे का 20% उनको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो पेंशन में 4% पैसा जाता है। अन्य यहाँ पे केंद्र प्रायोजित जो स्कीम होती है जिसमें कि 60% आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करता है, उसमें 8% पैसा जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 8% पैसा जाता है। डिफेंस में 8%, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, आप तैयार रहें इसके लिए। डिफेंस में 8%, मेजर सब्सिडीज में 6%, सेंट्रल स्कीम जो होता है, सेंट्रल का जो अपना स्कीम है एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले जो उसमें 16%, ठीक है, सेंट्रल का जो अपना प्रॉपर स्कीम उसमें 16%, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, पेंशन हो गया, और अदर जो एक्सपेंडिचर है उस पर 8%। तो पैसा ये टोटल का जो आखिर जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा, जो पैसा आखिर जाता कहाँ और इससे पहले आपने देखा आता कहाँ है, ये आपको चार्ट जरूर याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इस साल का जो है 24-26 का जो होगा वो 34.2 होगा, यानी कि 34.2 होगा, यानी कि हम कितना पैसा हमारे पास लगभग आएगा, ठीक है, वो लगभग 34.2 लाख करोड़ के करीब होगा। और कैपिटल रिसिप्ट अगर आप देखोगे, अगर आप हिंदी में देखो पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये लगभग करीब 16.4 लाख का होगा, ठीक है, 16.4 लाख। तो आगे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट वही होता है जो आखिर हमने कितना हमने खर्च किया और कितना हमने लिया, तो उसमें जो वो डिफरेंस जो आता है वही फिजिकल डेफिसिट होता है। तो ये कोशिश किया जाता है हर देश का जो कम से कम रहे ताकि फॉरेन एफडीआई जो हमारे यहाँ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें उनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल डेफिसिट जो है इस बार अनुमान लगाया जा रहा है 2025-26 का, ये 4.4 होगा, ठीक है, 4.4 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी यहाँ पे मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए वो सब पॉइंट हमने आपको इस वीडियो में बताएं। बाकी आप एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स में देख सकते हो कहाँ कितने खर्च किए जाएंगे। डिफेंस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 4,91,000 के करीब, ये सारा पैसा करोड़ में है। डिफेंस में इतना खर्च किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट में लगभग 2,66,000, होम अफेयर्स में 2,33,000, एग्रीकल्चर में 1,71,000 के करीब, एजुकेशन में 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हेल्थ में आप देख सकते हो ये कम पैसा है 98,311, अर्बन डेवलपमेंट में 96,777, एनर्जी में आप देखो तो 81,174, आईटी एंड टेलीकॉम में 95,298, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आप यहाँ पे बाकी का डाटा देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने वीडियो में बजट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज मैंने आपको शुरू में एमसीक्यू के माध्यम से और उसके बाद हमने आपको ये पूरा जो ये 16 पेज का जो बजट का जो की फीचर था वो सारा चीज हमने आपके सामने रखा। तो आशा करता हूं कि ये सारा वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाए उससे पहले आप इस पूरे वीडियो को जरूर एक बार रिकॉल करें, आप 2x स्पीड में ही देखें ताकि आपको बहुत क्विक रिवीजन हो। और यहाँ से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सवाल 2 से 3 जो भी बजट के सवाल आएंगे वो निश्चित रूप से आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।